को पकड़ने की कोशिश करो। इसे गायनी जो मेनली जो होता है, प्रदर जो होता है उससे ही होता है, जैसे अपने संहिताओं में मिलता है तो प्रदर नाम से वर्णन मिलता है। रक्त प्रदर मिल जाएगा, इस तरह के प्रदर मिल जाएगा, योनिकंद हो जाएगा, योनियार्स हो जाएगा, ये लघुत्रयी में मिल जाएगा। सुश्रुत संहिता में थोड़ा सा डिस्कशन आता है योनियार्स का। और जो मेन होता है ना, जो अपन लोग को मॉडर्न पेल्विस की एनाटॉमी होती है उस पर अपन को ध्यान फोकस करना चाहिए। जो डिलीवरी के ट्राइमेस्टर्स होते हैं उनमें अपन को फोकस करना चाहिए। कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चंस को अपन को ध्यान देना है। तो जैसे अपना जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि प्रसूति तंत्र नाम किसने दिया था, गणनाथ सेन ने दिया था, ये तुम लोग देख लोगे। श्रोणी विस्तार, जो श्रोणी विस्तार है उसमें तुम लोगों को फोकस क्या करना चाहिए कि उसमें तुमको 24 और 18 दो ही नंबर याद रखने हैं। तो 4 से 24 4 से चक्रपाणी बताया था और दूसरा बच्चा के 18 सुश्रुत का हो जाएगा। अब तुमको इसमें एक चीज और नोट करनी होगी। अच्छा, इस तक भेजा था, 1 मिनट। हाँ सर, खोली मैंने। तो 24 और 18 अंगुल दो टर्म तुम्हें याद रखने हैं, क्योंकि ये चीज भूलती है। 4 से 24 4 से चक्रपाणी याद रखना, और बचा हुआ किसका हो जाएगा, 18। अब तुमको एक चीज और याद करना है, एक उनका तुम्हें ब्रॉडेस्ट टर्म याद करना है, एक नैरोएस्ट टर्म याद करना है। तो जो मेल का होता है चेस्ट रीजन जो है ब्रॉडेस्ट होता है, फीमेल का जो होता है हिप रीजन ब्रॉडेस्ट होता है। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे तो कितना चला जाएगा, 24 अंगुल चला जाएगा। और दोनों का ही स्मॉलेस्ट याद करना है, तो जो मेल होता है उसका हिप स्मॉलेस्ट होता है और जो फीमेल होती है उसकी ब्रेस्ट जो है स्मॉलेस्ट हो जाएगी हिप की अपेक्षा। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, वो 18 अंगुल में आ जाएगा। इस तरह तुमको याद रखना होगा। श्रोणी अस्थि संख्या है 4 5 4 3, तो इसमें याद रखोगे चवासु 3 4 5, तो चरक के अनुसार 3 हो जाएगा, फिर 4 किसके अनुसार, वाग्भट के अनुसार हो जाएगा, और 5 किसके अनुसार हो जाएगा, सुश्रुत के अनुसार हो जाएगा। उसका लास्ट का एक टर्म याद रख लेना, कौन सा, भगास्थी, त्रिकास्थी और गुदास्थी। तो भगास्थी किसमें मिलेगा, अपन को चरक में मिलेगा, त्रिकास्थी किस में ऐड हो जाएगा, वाग्भट में ऐड हो जाएगा, और जो गुदास्थी है किस में ऐड हो जाएगा, सुश्रुत में हो जाएगा। बस सुश्रुत ने क्या किया है, जो श्रोणी फलक है उसको नितंबास्थी बोला। ऐसे करके तुम्हें डिफरेंस नोट कर लोगे। अब जो पेल्विक इनलेट डायमीटर होता है, जो पेल्विक इनलेट होता है, जो एंटीरियर पोस्टीरियर है, उसको एक सामान्य सा टर्म याद रखोगे 11। ए फॉर एंटीरियर पोस्टीरियर हो जाएगा तो ए फॉर 11 हो जाएगा। फिर ऑब्लिक जो हो जाएगा उसमें कितना हो जाएगा, सबसे ज्यादा। जैसे कोई भी सर्किल होता है, कोई भी ट्रायंगल सा एरिया होगा ना, उसके सबसे लंबा जो होगा कौन सा होगा, ऑब्लिक। तो 3 टर्म तुम्हें याद है, 11 12 13, 11 12 13, इतना अपने दिमाग में रखना। तो 11 वाला एंटीरियर पोस्टीरियर 11, 12 वाला कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, ये वाला कौन सा हो जाएगा, ऑब्लिक वाला। और जो ये वाला है ट्रांसफर सेक्शन है, ये 13 है। तो इसमें जो ट्रांसफर है, क्योंकि ऐसा एक ओवल शेप में है ना, तो ट्रांसफर ज्यादा हो जाएगा। तो ट्रांसफर वाला 13, टी फॉर ट्रांसफर हो जाएगा 13, और ऑब्लिक कितना हो जाएगा 12। तो ये कम याद कर लेना, ए ओ टी, ए 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है, इसमें श्रोणी सिरा पूछा गया है, भग विस्तार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, द्वादश अंगुली भग विस्तार है। तो 12 अंगुल का भग विस्तार होता है, जो कि अपन क्या कर सकते हैं, वेजाइना से लेके हो सकते हैं सर्विक्स तक मान रहे हो कि अंदर तक मान रहे हो, ये नहीं मालूम इनका क्या है। वैसे इंटरनल लॉस तक ये लोग मानते होंगे, तो वो कितना हो जाएगा 12। इसमें एक बार 10 सेंटीमीटर का क्वेश्चन आया था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद जो ये अपत्य पथ वाला जो टर्म चलता है ना, यहाँ से ये पूरा इंपॉर्टेंट है। आ मतलब होता है नहीं, और पत्य हो जाएगा, इसका कुछ मीनिंग लगाते होंगे जो सही ना हो, कुछ ऐसा रहता होगा, ये जहाँ पे बच्चा आता हो, कुछ ऐसी इसकी मीनिंग हो। तो अपत्य पथ हो जाएगा विशिखांतर। ये टर्म इंपॉर्टेंट है कि विशिखांतर किसके लिए यूज होता है। इसमें जो कुछ स्ट्रक्चर्स आते हैं, जैसे तुम लोग और परेशान हो जाते हो कि संख्यनाभ्याकृति था कि योनि आवर्त था, तो कुछ रिलेटेड स्ट्रक्चर्स ही हैं। जैसे एक टर्म आता है रोहित मत्स्य मुखाकृति आता है, एक टर्म आता है शंखनाभ्याकृति टर्म आता है, और इसके अलावा कोई नए टर्म नहीं आते। तो जो शंख नाभि के समान होगा वो किसका होगा, योनि को होगा। देखो शंख नाभि जो है एक फीमेल सा नाम लगता भी है, तो इसलिए याद कर लोगे, शंख नाभि क्या हो जाएगा, योनि की आकृति। रोहित मत्स्य मुखाकृति क्या हो जाएगा, गर्भाशय का। बस इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं। अगर इतना याद है तो ठीक है। गुदा का जो वर्ण लिखा है गज तालु निभम, गज मतलब हाथी हो जाएगा, तो हाथी के पैलेट के समान हो जाएगा। तो गज और गुदा लगभग सेम सा कुछ लगता है सेंस अपने आयुर्वेद में, ये अपन ने देख लिया। योनि नाड़ियों का, अब यहाँ तुम्हारा क्वेश्चन कौन सा गलत होगा कि योनि नाड़ियों का डिस्क्रिप्शन सबसे पहले किसने दिया, भाव मिश्र। क्योंकि और कोई क्वेश्चन आएंगे ना, जैसे 3 है, समीरणा है, चंद्रमसी है, गौरी है, ये पहचान जाओगे, है ना। तुम्हें मैंने ये भी पढ़ा दिया कि कहाँ पे वीर्य पतन होगा तो कौन सा उत्पन्न होगा, पुरुष होगा कि स्त्री होगी कि गर्भ निष्फल हो जाएगा, ये तुम समझ जाओगे।
फंसोगे कहाँ, भाव प्रकाश ने वर्णन किया इसका, ये क्वेश्चन तुम यहाँ पे फंस सकते हो। और तुमको इसमें क्या देखना होगा कि 3 नाड़ियां होती हैं, कहाँ से वीर्य पतन होगा, तो कहाँ पे कौन सा गर्भ की उत्पत्ति होगी। वैसे ये क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें यही है। इसके बाद जो पित्ताशय और पक्वाशय है, तो भोज, जब भी अपन भोज पढ़ेंगे तो भोज की बहुत सी गिनी चुनी लाइनें ही जो क्वेश्चन में आती हैं, वो ही नहीं है, बस उतनी ही आती है और उतनी ही बार बार रिपीटेड होती है, तो कोई नए क्वेश्चन में अपन को उसमें नहीं पढ़ना है। तो पित्ताशय पक्वाशय के मध्य होती है। इसमें जो लास्ट में पुरुष की पेशी है, ये क्वेश्चन तुम्हारे सबसे ज्यादा गलत होते हैं। इसमें जो है सुश्रुत के अनुसार पुरुष में कितनी हो जाएंगी 500 और स्त्रियों में कितनी हो जाएंगी 520। तो पासे पेशी पासे 500 याद करते थे, और चरक और काश्यप की हम लोग कच्चा याद करते थे, तो का से काश्यप हो जाएगा, चा से चरक हो जाएगा, और कितनी हो जाएगी 400 हो जाएगी। अब जो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या बोला कि पुरुष में जो 20, स्त्री में जो 20 पेशियां अधिक बताई गई, तो 20 पेशियों को गिनाया गया कहाँ पे है, तो यहाँ पे तो तुम्हारे देखो 20 पेशियां बताई गई कि स्तनों में कितनी चली जाएंगी, 5-5 चली जाएंगी, बाकी जो बची कहाँ चली जाएंगी, गर्भाशय में जाएंगी। तो जो गर्भाशय में जाएंगी 10 कितनी हो जाएंगी, उनमें भी 2 डिवीजन कर दिया, एक अपत्य पथ कर दिया और एक क्या किया, सर्विक्स के बाद। हो सकता है जो अपत्य पथ है उन्होंने इंटरनल ऑस तक लिया हो, और इंटरनल ऑस के एरिया को उन्होंने क्या ले लिया, 6 पेशियां वहां दे दी, तो गर्भ छिद्राशय 3 हो जाएंगे, और शुक्र आर्तव प्रवेशनी 3 हो जाएंगे। अभी शुक्र आर्तव प्रवेशनी क्या है नहीं मालूम, तो अपन ये देख चुके थे। तो अंतः गर्भाशय में कितनी 6 हो जाएंगी, और अपत्य पथ में कितनी हो जाएंगी 4। इसके लिए मैंने तुम्हें याद कराया था अचार, अगर तुम्हें याद रहे, क्योंकि ये कंफ्यूजन करेगा। अगर अचार याद रह गया तो बाकी 3-3 तुम डिवीजन कर ले जाओगे, फिर कभी नहीं फंसोगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट पेज में आओ। नेक्स्ट पेज में जब आते हैं तो हारीत और पराशर का यहाँ कोटेशन दिया है। अब देखो अभी तो सिंपल सा लगता है, तुम लोग इसमें याद करोगे पराशर में जो है 4 टाइप का डिवीजन दिया, 8 वर्ष से स्टार्ट करोगे और 10 वर्ष तक जाओगे। 8 से स्टार्ट करना है, 10 तक जाना है, तो जो गौरी हो जाएगी वो 8 वर्ष तक हो जाएगी, और 8 वर्ष के बाद रोहिणी आएगा, तो रोहिणी में ना था तो कन्या याद कर लोगे, 8 से 9 वर्ष हो जाएगा। कन्या में भी ना आता है तो 9 वर्ष से स्टार्ट होगा 10 वर्ष तक। या तुम्हें इतना अगर याद रहेगा कि सिर्फ 8 से 10 की रेंज में जाना है, तो गौरी, गौरी का लास्ट वर्ड है रा, रोहिणी, और रोहिणी का लास्ट वर्ड है ना, तो ना के बीच में आ रहा है कन्या, और कन्या के बाद रजस्वला। गौरी, रोहिणी, रजस्वला। तो यहाँ पे अपन लोग इसका क्या याद कर लेंगे, 8 से स्टार्ट करना है, 10 तक जाना है, 8 हो जाएगा, फिर 8 से 9 का हो जाएगा, 9 से 10 हो जाएगा, और 10 वर्ष के ऊपर रजस्वला हो जाएगी। ये तुम्हें याद रहेगा, कम से कम इतना याद रखना होगा कि ये किसका कोटेशन है, पराशर का। अब जो हरित का है, हरित में ना क्यों प्रॉब्लम करते हैं ये लोग क्वेश्चन में, क्योंकि जो श्लोक लिखा है ना, तो श्लोक में जोड़ जोड़ के उसने काउंटिंग की, पता नहीं इनको क्या सूझा। तो इसमें जो मुग्धा वाला जो टर्म आता है ना 13 से 19, तो यहाँ पे लिखा है, एक वर्ड लिखा है मुग्धा स्यात् सप्ताम्बधिम, ये कंफ्यूजन करेगा, क्योंकि तुम सोचोगे 17-18 कुछ ऐसा होता होगा, लेकिन उसमें क्या करना है 13 और 19, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, यहाँ से क्वेश्चन आता है, भूलेगा। और जो प्रगल्भा है वो समझ जाओगे 29 से 49। इसमें ना तुम लोग कंफ्यूज कहाँ होगे, प्रौढ़ा और प्रगल्भा में। तो जो प्रौढ़ा वर्ष होता है 20 से 28 हो सकता है, जिसे अपन लोग एडल्ट स्टेज कहते हैं, एडल्ट स्टेज कहते हैं ना, जैसे एडोलसेंस आएगा, एडोलसेंस के बाद एडल्ट हो जाएगा, तो हो सकता है ये एडोलसेंस वाली स्टेज हो, जो भी ये समझना चाहे, अपन नहीं कह सकते क्या है। जैसे 13 से 19 टीनेजर्स हो जाएगा, और टीनेजर्स के बाद अपन लोग क्या बोलते हैं, एडोलसेंस बोलते हैं, तो जो एडोलसेंस है वो इसमें आ जाएगा। हाँ, ये क्लियर। फिर इसके बाद जो है, उसके बाद जो हो जाएगा 29 से हो जाएगा, तो वो से और ज्यादा कुछ इन्होंने डिफाइन किया हो, अपन तो नहीं बोलते। अंबिका साहब, हम लोग रिवीजन करवा रहे हैं, तो एक बार फिर से रिदम में लाने के लिए जैसे एक बार फिर से देख लीजिएगा। अब जो पर्याय आते हैं, तो गौरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। गौरी तुमने देखा कि वो किसमें हो जाएगा, सीधी सी बात है, जिस बच्ची को मीनार की स्टाइल नहीं हुई है, उन सब के लिए अपन गौरी, नगनिका, अनहदगात, आर्तवा, कुमारी, कन्या इन कह सकते हैं। छोटी बच्ची होती है, तो अपन छोटी बच्ची घर में भी होती है, तो अपन लोग उसे ऐसे देखते हैं, तो सामान्य से वही से वर्ड लिखे हैं, कन्या लिखा है, कुमारी लिखा है, गौरी लिखा है, नगनिका लिखा, अनगत, आर्तवा। तो जो अनगत आर्तवा है, इसमें परेशान होगी तो इस वर्ड को तोड़ लेना, अन आगत आर्तव, जिसमें आर्तव आगत नहीं हुआ है, इससे मत परेशान होना। फिर इसके बाद होता है, जिसे प्रथम बार रजो दर्शन हुआ, तो उसे अपन ने क्या बोला, मध्यमा बोला, दृष्ट रजा हुआ। तो ये बीच की स्टेज है ना, जिसे नहीं हुआ तो वो किसमें चला गया, गौरी, रोहिणी, नगनिका, कन्या, इसमें गया। जो जिसको हो रहा है, जिसको फर्स्ट टाइम हुआ, वो बीच की स्टेज हो जाएगी, और जो चलने वाला है, जिसको कंटिन्यूएशन में चल रहा है, रजस्वला कहेंगे उसे, है ना,
तो उसके लिए एक अलग टर्म है, और जो जिसको निकल बंद हो गया वो रजोनिवृत्ति हो जाएगी। तो 4 ऐसे टर्म्स आते हैं। प्री में हो जाएगा, मीनार्की हो जाएगा, फिर रनिंग स्टेज आ जाएगी, और फिर क्या हो जाएगा, मीनोपॉज हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया। अब जो उसमें आवी है, आत्रेयी है, ऋतुमती है, उदक्या है, ये वर्ड थोड़े से भूलेंगे क्योंकि इनका कोई अर्थ अपन को नहीं समझ में आता। आवी क्या है, आत्रेयी क्या है, ऋतुमती क्या है, उदक्या क्या है, ये वाला क्या हो जाएगा, रजस्वला, मार्क कर लो। फिर इसके बाद क्या आता है, निष्कला। कला मतलब होता है गुण। अब जिस फीमेल को मीनोपॉज हो गया तो उसमें कोई गुण बचा नहीं है ना, ऐसा ऐसा करके समझेंगे, तो बोला किसमें चला जाएगा, रजोनिवृत्ति। ये क्वेश्चन आ चुका है। गर्भवती जो होती है अपान सत्वा होती है, अंतर्वर्तनी होती है। अंतर्वर्तनी जो है काश्यप में चैप्टर मिलता है। काश्यप ने जब स्टार्ट किया था गर्भिणी चिकित्सा तो उसमें कहा था अंतर्वर्तनी चिकित्सा अध्याय, इसलिए ये टर्म इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में क्वेश्चन इससे आ जाता है कि अंतर्वर्तनी वर्ड किसे कहते हैं। अब जो इसके जो मेन डेवलपमेंट है ना, गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेटिक्स के डेवलपमेंट, इनमें बहुत क्वेश्चन तो नहीं आया। मुलेरियन डक्ट का आया कि मुलेरियन डक्ट से किसका होता है। तो मैंने तुम्हें 2 टर्म बताए थे, एक मुलेरियन डक्ट आता है, एक वॉल्फियन डक्ट आता है। तो जो वॉल्फियन डक्ट है उससे मेल का डेवलपमेंट होता है, और जो मुलेरियन डक्ट है उससे फीमेल का। देखो वुमेन की स्पेलिंग W से स्टार्ट होती है ना, तो वॉल्फियन डक्ट जो है मेल में डेवलपमेंट करता है, और जो मुलेरियन M से स्टार्ट होता है, मैन के लिए होना चाहिए, तो वो फीमेल में डेवलपमेंट करता है। ऐसा अपोजिट करके याद रखोगे तो परेशान नहीं होगी। मुलेरियन डक्ट और वॉल्फियन डक्ट। मुलेरियन डक्ट किसमें करेगा, मैन को करना चाहिए पर हो जा रहा है फीमेल। वॉल्फियन डक्ट वुमेन को करना चाहिए पर जाता है मेल। अपोजिट याद रखना। क्लियर है ये वर्ड। नेक्स्ट पेज में आओ, ब्रेस्ट में आओ। अब जो ब्रेस्ट है ना, इससे कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं आए हैं। ब्रेस्ट तुम्हारे जनरल नॉलेज के लिए है। इसमें जो इसका एनाटॉमिकल पोजीशन है, सेकंड रिब से स्टार्ट होता है, 6 रिब तक जाता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऊपर लिगामेंट इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इसको ब्रेस्ट को सपोर्ट कौन सा देते हैं। याद करने के लिए कर सकते हो कि राखी सावंत ने अपने ऊपर लिगामेंट की सर्जरी करवाई थी, इससे तुम्हें याद रह जाएगा। फिर इसके बाद इसमें 2 पोस्ट टर्म आते हैं। 2 प्रकार का एडिनोमा होता है, या 2 प्रकार का नॉन कैंसरस ट्यूमर मान लो, तो फाइब्रो एडिनोमा। फाइबर मतलब मसल्स होता है, एडिनोमा मतलब होता है जो ग्लैंड्स का कैंसर, वो ग्लैंड्स का ट्यूमर होगा, वो एडिनोमा कहलाएगा। एडी प्लस ओमा, ओमा मतलब क्या हो जाएगा, ट्यूमर। तो इसमें जो काम की चीज होती है बिनाइन होता है, और इसका जो मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट ट्यूमर इन वुमेन अंडर एज 30, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। 30 साल की जो कम की महिलाएं होती हैं, यदि उनमें अगर कोई एडिनोमा डेवलप हो रहा है तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा, फाइब्रो एडिनोमा होगा। वैसे यहाँ से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया है अब तक, लेकिन हो गया, ठीक है, इसे तुम अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से देख सकते हैं। ब्रेस्ट माइस कहेंगे, ब्रेस्ट माउस कहेंगे, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि वो मूवेबल होता हो, तो इसलिए मूवेबल हो उनके क्या ब्रेस्ट माइस है ब्रेस्ट माउस कह दिया। इसकी काम की चीज है, नो पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल से इसका कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन नीचे इसी में एक लिखा है फाइब्रोसिस्टिक डिसीज ऑफ ब्रेस्ट, इसका जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेशन है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय पेन बढ़ जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद पेन घट जाता है, डिक्रीजेस डाउन आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, ये तुमको बता चुके थे, नॉलेज के लिए है। अब इसके बाद आता है ब्रेस्ट अब्सेस। तो ब्रेस्ट अब्सेस है, मैंने ग्रुप में तुम लोगों को एक फोटो भेजा था स्तन कीलक करके, देखा था उसको। तो जो स्तन कीलक है तुम्हें वहां पे मैंने उसमें दिखाया था कि एक नीचे से प्रोलैप्स सा दिख रहा है, वो कील का हो जाएगा। इसमें देखो ये लोग जो कारण देते हैं कि पीत वज्रा वगैरह जो होता है, पीत मतलब पीना, वज्रा मतलब कठोर चीज। तो जो प्रेग्नेंट लेडी होती है कुछ कठोर चीज जैसे पॉइजन हार्ड सब्सटेंस पी लेती है, वो ट्रेवल करता रहता है, ट्रेवल करते हुए कहाँ पहुंच जाता है, ब्रेस्ट रीजन में पहुंच जाता है। जब ब्रेस्ट रीजन में ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, एक एंटीजन की तरह काम करेगा, ये फॉरेन पार्टिकल बन जाएगा, तो बॉडी उसके खिलाफ क्या करेगी, हिस्टामिन सीक्रेट करेगी, वहां पे इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर देगी, और इसके कारण वहां पे ब्रेस्ट में स्पेस कम होगा, तो ब्रेस्ट कैसा हो जाएगा, टेंडर हो जाएगा। टेंडर होगा तो साथ में जो ब्लड वेसल्स वगैरह होंगी वो प्रोमिनेंट हो जाएंगी। तो प्रोमिनेंट को हम क्या कहेंगे, सिराजाल कहेंगे। देखो ग्रीन कलर की दिख रही थी, है ना, तो सिराजाल संततः, सिराजाल संततः सिराओं का जाल बन गया, और साथ में क्या होगा, टेंडर स्टेज है, तो वो अपन ने यहाँ पे देख लिया, तो स्तन कीलक जो है वो हो जाएगा। अब जो वही जो एब्सेस है, जो वही जो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, जब ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा और वो वहां पे क्या हो जाएगा, पस बन जाएगा, पस बनने के बाद वो फूट जाएगा, तो बन जाएगा क्या, स्तन विद्रदी, या उसी को कहेंगे ब्रेस्ट एब्सेस। समझ गए। तो यही चीज यहाँ पे लिखा है। अब मॉडर्न वालों ने इसमें कुछ खास सिम्टम लिखे कि थ्रॉबिंग पेन होगा, फीवर होगा, चिल्स होगा और राइगर होगा।
तो जब भी कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह होता है तो बॉडी में ठंडी लगेगी और जुकाम वो कपकपी नहीं, कपकपी आनी चाहिए, लेकिन सॉरी कपकपी सभी डिसीजन में नहीं आती है। एक अपन को ब्रेस्ट एब्सेस में मिलता है और एक कहाँ मिलता है, मलेरिया में मिलता है, जिंक पॉइजनिंग में मिलता है, ये भी मैंने बताया था। ठीक है, यहाँ से ये चीज इंपॉर्टेंट है। कॉज में क्या हो जाएगा, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हो जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस हो जाएगा। देखो दोनों ही फीमेल से, स्ट्रेप्टोकोकस गले में तो तुमने देखा होगा कि खिसखिस होती है, तो स्ट्रेप्सिल्स का ऐड आता है, स्ट्रेप्सिल्स से ऐड आएगा तो वो स्ट्रेप्टोकोकस याद कर लोगे। स्टेफाइलोकोकस को स्टे फ्री से याद कर लोगे, स्टे फ्री पैड आता है तो वो फीमेल के लिए होता है, तो फीमेल में ब्रेस्ट एब्सेस करेगा। इसके बाद जो है इसका टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट एब्सेस हो जाएगा, तो इन्फ्लेमेटरी हो जाएगा, सब एरोरी हो जाएगा, रेट्रो मेमोरी हो जाएगा। रेट्रो मतलब होता है पीछे, तो मेमोरी ग्लैंड के पीछे जो होगा। ठीक है, इंट्रा मेमोरी क्या हो जाएगा, मेमोरी ग्लैंड्स के बीच में हो जाएगा, सेपरेशन इन पैरेंकाइमल रीजन हो जाएगा। यहाँ से भी कोई क्वेश्चन नहीं है। इसमें जो लास्ट के कोटेशन दिया है सूत्र 5 का, यतो गतिम विद्यात् उत्संगो, जहां जहां गति होती है वहां पर उत्संग होता है, ये इंपॉर्टेंट है। गति यतो गति विद्यात् उत्संगो, उत्संगो मतलब होता है उठा हुआ, तो जहां जहां इन्फेक्शन जाएगा वहां वहां पे पस क्रिएट होगा और वहां वहां की टिश्यू को इन्फ्लेम करेगा, तो उत्संग हो जाएगा। अब फिर बोल रहा है उसकी चिकित्सा, क्या बोल रहा है, तत्र तत्र व्रणम को याद यथा दोषो न तिष्ठति, तो जहां जहां तुम्हें उत्संग मिलेगा वहां वहां तुम्हें व्रण करना है, यानी क्या करना है, इंसिजन देना है और वहां के सारे पस पॉकेट को निकाल देना है। तो क्या हो जाएगा, यथा दोषो न तिष्ठति, तो उसके कारण दोषों का कलेक्शन नहीं होगा, यानी जो वहां पे पस था, पॉकेट पस था, के बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, वो सब क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ये यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखो तुम लोग जो पढ़ते हो तो पढ़ते समय ये नोटिस करना चाहिए कि यहाँ क्वेश्चन कहाँ से उठ सकता है। देखो क्वेश्चन ना 2 तरह के देते हैं वो लोग, 2 क्या 3 तरह के देते हैं। 3 तरह का कैसे देते हैं, एक जो सब बच्चों से बन जाता है। अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन उठाऊंगा तो एक इसका क्या दे सकते हैं कि भाई इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, तो बैक्टीरिया हो जाएगा, वायरस हो जाएगा, फंगस हो जाएगा, प्लाज्मा हो जाएगा, वो प्लाज्मोडियम हो जाएगा। तो तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा दिमाग में आ जाएगा कि बैक्टीरिया है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कठिन बनाना होगा तो क्या करेगा, बैक्टीरिया का नाम लिख देगा, वायरस का नाम लिख देगा, फंगस का नाम लिख देगा और प्लाज्मोडियम का नाम लिख देगा। तो जो थोड़ा एडवांस जानता होगा बच्चा और चीजें पढ़ा होगा वो कर पाएगा। तो ये मॉडरेट क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन ऐसा बनाएगा कि स्टेफाइलोकोकस ऑरस है ना, तो इनकी स्पीसीज का अलग अलग नाम लिखेगा, स्टेफाइलोकोकस ऑरस करता है या फिर 3 स्पीसीज और ढूंढ लाएगा और उसका नाम लिखेगा। अब बोलो इसमें से कौन सा नहीं करता है, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पहले तो करता है थोड़ा कम कठिन है, इसमें क्वेश्चन और डाल देगा कौन सा नहीं करता है वो ज्यादा टफ हो जाएगा। तो इसी से बनाते हैं, तो इसलिए तुम्हें पढ़ते समय ये ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है। जैसे मैं समझा रहा था कि यतो गति विद्यात् उत्संगो, तो यहाँ पे जो जहां जहां गति है वहां वहां पे अपन को रण करना है। तो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ खाली है, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन बना सकते हैं, से रिलेटेड है। नेक्स्ट पेज में आओ। नेक्स्ट पेज में ब्रेस्ट कैंसर दे रखा है। तो जब भी अगर कैंसर की बात आती है तो उनका एक क्वेश्चन कॉमन बनता है कि सबसे कॉमनेस्ट ब्रेस्ट उसका कॉमनेस्ट कैंसर कौन सा है, पहला। फिर दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि फीमेल में सबसे कॉमनेस्ट कौन सा होता है, मेल में सबसे कॉमनेस्ट कौन सा होता है। तो इस तरह यहाँ पे देखना है। अब जब यहाँ पे दिया है कि जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो लेफ्ट साइड में होता है और अपर आउटर क्वाड्रेंट में होता है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्योंकि जब अपन लोग पढ़ते हैं ना या तुक्का मारते हैं, क्योंकि अपन क्या है राइट हैंडेड होते हैं तो दिमाग में भी अपन राइट हैंड ही जाता है, तो अपन लोग क्या करते हैं राइट की तरफ आंसर ज्यादा लगाते हैं। लेकिन ये याद रखना है कि इसमें हर चीज क्या है, उल्टी ही है। लेफ्ट जाएगा और अपर आउटर जाएगा, इनर ना जाके आउटर जा रहा है, थोड़ा सा ये याद रखना है। फिर इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसके ट्यूमर के साइज को कैलकुलेशन के लिए बनता है। तो ट्यूमर के साइज के कैलकुलेशन के लिए टीएनएम सिस्टम होता है, ये तुम लोगों को बता चुका था। अब जो टीएनएम सिस्टम होता है, टीएनएम सिस्टम के लिए वहां पे टी फॉर ट्यूमर साइज हो जाएगा। हाँ, तो जो ब्रेस्ट कैंसर है इसमें यही कॉमन होगा। मैं तुम लोगों को एक टेबल बना के दूंगा जिसमें सब कॉमन होंगे कि कॉमनेस्ट कैंसर कौन सा होता है, कॉमनेस्ट मसल कौन सी है, ये लॉन्गेस्ट मसल कौन सी है, ब्रॉडेस्ट मसल कौन सी है। जो कॉमनेस्ट, लॉन्गेस्ट, ब्रॉडेस्ट इस तरह करके कंफ्यूजन होता है वो एक मैं तुम लोगों को पीडीएफ बना के भेज दूंगा, तो वो तुम लोग उसको देख दोगे, मैं याद करा दूंगा उसे। तो टीएनएम हो जाएगा, टी फॉर ट्यूमर हो जाएगा, एन फॉर नोडुल इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, एम फॉर मेटास्टेसिस हो जाएगी। तो उसमें कोई साइज दे देगा और उसका तुम्हें कैलकुलेशन करके लिखना होगा। वैसे ये क्वेश्चन 1-2 बार आए हैं, उसके बाद तो नहीं पूछा गया इसमें। इसके बाद अपन चलते हैं, कुछ फीमेल रिलेटेड ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ओवरी हो जाएगा, फॉलोपियन ट्यूब हो जाएगा, यूट्रस हो जाएगा, वेजाइना हो जाएगा, सर्विक्स हो जाएगा। तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वो करते थे।
मॉडर्न से। तो इनमें क्या क्वेश्चन कॉमन हो सकता है कि इनका वेट क्या होगा, इनकी लेंथ क्या होगी, इनकी पोजीशन क्या हो सकती है, या फिर इनमें कौन सा डिसीज इन्वॉल्वमेंट होगी, कुछ इससे रिलेटेड यहाँ पे अपन को देखना होता है। कलर क्या हो जाएगा, शेप क्या हो जाएगा, ये चीजें देखते हैं। तो जैसे ओवरी का है तो ओवरी का मेजरमेंट अपन को याद रखना होगा 3 to 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। अब याद करने के लिए लगभग तुम लोगों को ना अंदाजा लगाना चाहिए कि भाई ओवरी का साइज कितना हो सकता है, 3 सेंटीमीटर लगभग इतना कुछ होता होगा, है ना, तो इतना कुछ ओवरी का साइज होता होगा। वेट इंपॉर्टेंट है, वेट क्या होता है इसका 6 ग्राम होता है। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का लगभग वेट कितना होता है 8 ग्राम होता है। तो इससे तुम लोग याद कर सकते हो कि ओवरी हो जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाएगा 6 ग्राम, है ना। फिर इसके बाद क्या ओवेरियन सिस्ट है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया, चाहो तो इसको तुम स्किप कर सकते हो, रिटेंशन सिस्ट, न्यूप्लास्टिक सिस्ट, फॉलिकुलर सिस्ट लिखा है, लेकिन आज तक कोई क्वेश्चन अपने आयुर्वेद में पूछे नहीं गए इसमें, है ना। इसके बाद जो है ओवेरियन सिस्ट का एक कॉम्प्लिकेशन क्या था, टॉर्जन था। तो मैंने तुम्हें बताया था कोई चीज ऐसे धागे से अगर कोई भारी चीज लटकी है, अगर वो हिलेगी डुलेगी तो वो तो टॉर्जन होगा ही उसमें। तो वही चीज यहाँ पे ओवेरियन सिस्ट के साथ आई है। ओवेरियन सिस्ट में क्या वेट है, वेट होने के कारण वो लटकेगी, और लटकेगी तो एठन होगी, उसमें एठन होगी तो टॉर्जन हो जाएगा। ठीक है, पढ़ लिया बस। ओवेरियन ट्यूमर्स में यहाँ पे डिफरेंस बता रखा है कि मैलिग्नेंट में क्या है, बिनाइन में क्या डिफरेंस है ना। तो देखो जो मैलिग्नेंट होता है उसमें पेन प्रेजेंट होगा, जीआईटी डिस्टर्बेंस मिलेगा, एसाइटिस मिलेगी, और बायलैटरली क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट 70% तक चांस है बायलैटरली। लेकिन यही सब चीजें अपोजिट कर दोगे तो चला जाएगा नॉन मैलिग्नेंट। तो याद क्या करना होगा तुम्हें, मैलिग्नेंट। और याद भी करने की जरूरत नहीं है, तुमने देखा होगा मैलिग्नेंट वाले में हर चीज डिस्टर्बेंस मिलता ही मिलता है, तो जो भी मिलेगा सब तुक्का मार दोगे, यस। इसके बाद चलते हैं यूट्राइन ट्यूब में। तो यूट्राइन ट्यूब की भी अपन को लेंथ इंपॉर्टेंट है। यूट्राइन ट्यूब का वेट तो वहां पे अपन को नहीं दिया है, लेकिन यूट्राइन ट्यूब की लेंथ इंपॉर्टेंट है कि 10 सेंटीमीटर थिकनेस लॉन्गेस्ट होती है, और 1 सेंटीमीटर उसका क्या होती है, थिकनेस। ऐसे अंगुली याद कर सकते हो। जो अंगुली है लगभग अंगुली कितनी अपनी 1 सेंटीमीटर की होती है, इतनी मोटी कुछ ट्यूब होती होगी यूट्राइन ट्यूब की, तो इससे याद रह जाएगा यूट्राइन ट्यूब, है ना। और ये 10 सेंटीमीटर तुम ऐसा हाथ याद कर सकते हो कि इतना लंबा होता होगा। ठीक है, अब इसके बाद ना इसके पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 पार्ट्स होते हैं कि इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस और यूट्राइन। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इसमें लेटरल साइड कौन सा होगा, मीडियल साइड कौन सा होगा। तो चाहो तो नोट कर लो, इनफंडिबुलम से यूट्राइन ट्यूब की तरफ जाओगे तो वो क्या जाएगा, मीडियल की तरफ जाएगा। मतलब सबसे पहले क्या होगा, तुम्हें इनफंडिबुलम बोलेगा, इनफंडिबुलम के बाद एम्पुला मिलेगा, और एम्पुला के बाद इस्थमस मिलेगा, इस्थमस के बाद यूट्राइन मिलेगा, या इंटरस्टिशियल पार्ट मिलेगा। याद कैसे कर सकते हो, अपने हाथ को ध्यान दोगे, ये जो फिम्बरी वाला पोर्शन हो जाएगा इनफंडिबुलम हो जाएगा। देखो सबसे ज्यादा फिंगर्स होती है ना, तो सबसे बड़ा वर्ड इसमें कौन सा है, इनफंडिबुलम सबसे बड़ा है ना। देखो इंटरस्टिशियल भी वैसे लंबा ही है, लेकिन हो गया, चलो थोड़ा बहुत याद रखना होगा। इनफंडिबुलम हो जाएगा, फिंगर वाला हो जाएगा। एफ फिंगर में आता है ना, फिंगर में एफ, फंडिबुलम में भी एफ आ रहा है ना, उससे याद कर लेना। अब इसके बाद जो है ना, यहाँ पे हाथ में देखो तो ये भी थोड़ा सा लंबा होता है और ये थोड़ा सा छोटा है ना। एल्बो वाला पोर्शन जो हो जाएगा, रेडियस एल्बो वाला पोर्शन थोड़ा लॉन्गेस्ट है, जबकि ह्यूमरस वाला पोर्शन थोड़ा छोटा है। ये वाला जो डिफरेंस याद करेंगे कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ये फिर से 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 3 और 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये 1 9 हो जाएगा, और ये 1 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऐसे करके याद कर लोगे, 1 8 और 1, तो टोटल 10 हो गया। ये पहले वैसे नंबर्स के क्वेश्चन ज्यादा आते थे, अब तो कम पूछे जाते हैं। अब इसके बाद अपन चलते हैं डेवलपमेंट में, कि डेवलपमेंट से भी कोई ऐसे क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं, ठीक है। लेकिन तुम लोग देख सकते हो कि जेनाइटेड ट्यूबरकल, क्लाइटोरिस क्या है, एक प्रकार की ना ग्रोथ है, आउट ग्रोथ है, तो ट्यूबरकल से ही जैसी चीजों से ग्रोथ होगी, तो उसके ट्यूबरकल। जो लेबिया माइनोरा होता है वो फोल्ड्स है, मतलब कोई एक फ्लिप जैसा पोर्शन रहा होगा, वो स्वेलन हो गया, तो उसके कारण क्या बन गया, फोल्ड्स बन गया, तो लेबिया माइनोरा बन गया। लेबिया माइनोरा मेजर क्या हो जाएगा, जेनाइटल स्वेलिंग्स होगी, उसी का क्या हो जाएगा, ज्यादा मात्रा में इन्फ्लेमेशन, या ज्यादा मात्रा में उसका फूल जाएगा। तो एक अंदर की लिप्स हो जाएगी, बाहर की लिप्स हो जाएगी, तो लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा। और जो ओवरी हो जाएगी जेनाइटल रिजेज, रिजेज थोड़ा सा प्रोजेक्शंस हो जाएंगे, उन प्रोजेक्शन से बन जाएगा। नेक्स्ट पेज में आओ, तो नेक्स्ट पेज में यूट्रस देखते हैं। अपन ने ओवरी देख लिया, फॉलोपियन ट्यूब देख लिया, और यूट्रस देख लिया। तो यूट्रस में आते हैं, तो यूट्रस में भी अपन को वही चीजें देखनी होती हैं। 2 मिनट। हाँ, अब जो यूट्रस होता है, तो यूट्रस में भी अपन को यही चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि उसका लेंथ कितना होता है, वेट कितना होता है।
ये पूछा जा सकता है, या फिर उसमें पूछा जा सकता है कौन कौन से लिगामेंट इन्वॉल्वमेंट होते हैं, या फिर उसका क्या होता है, एंगल क्या है सेट का, है ना। तो यहाँ पे यूट्रस का जो लेंथ दे रखा है 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5। तो एक चीज याद रखना कि 7.5 से स्टार्ट होता है और 2.5 घटाते चले जाना है। तो 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है। तो या तो तुम इंच याद कर लेना, जो ओवरी का तुमने सेंटीमीटर में याद कर रखा था वही यूट्रस का क्या हो जाएगा, इंच में हो जाएगा। तो तुम लोग अपने नोट्स में एक जगह क्या लिखोगे, यूट्रस लिखोगे, और एक जगह क्या लिखोगे, ओवरी लिखोगे। तो ओवरी लिखोगे 3 इंटू 2 इंटू 1 सेंटीमीटर, और उसी के नीचे यूट्रस का लिख लोगे 3 इंटू 2 इंटू 1 इंच। तो तुम्हें याद करना आसान हो जाएगा। और 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है, तो कभी भी कैसे भी सेट करना हो परेशान नहीं होगे, तुम उसे कन्वर्ट कर दोगे यूनिट को। दो चीज आती है, एंगल ऑफ एंटीवर्जन आता है, एंगल ऑफ एंटीफ्लेक्शन आता है। तो फ्लैक्स ज्यादा रेट पे मिलता है, वर्जन कम चलता है। जैसे विंडोज का वर्जन होता है, अभी 10 वर्जन चल रहा है ना, कम चलता है, तो 90 याद करना। और फ्लैक्स जो तुम लोग बनवाते हो ज्यादा रेट में बनता है, तो 125 डिग्री याद करना। कभी एनआईए वगैरह में 120 में क्वेश्चन आया था, पर हो गया, ठीक है, चल जाता है इतना। इसके बाद जो है देखो यहाँ पे सर्विस कैंसर का ये रेट लिख रखा है कि 11% होता है मेलिग्नेंसी, और ये ब्रेस्ट कैंसर का कितना होता है, 8% होता है। ये इंडिया का डाटा है, इसको मार्क कर लोगे। इसके बाद अपन चलते हैं यहाँ पे, सीए सर्विक्स होता है, सीए एंडोमेट्रियम होता है। तो सीए एंडोमेट्रियम में जो कैंसर होगा उसमें अपन क्या करते हैं, हिस्टोलॉजिकल ग्रेडिंग करते हैं, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। लेकिन सर्विक्स में करते हैं क्या, करते हैं रेडियोग्राफी, वो क्या करते हैं उसमें, टीएनएम सिस्टम यूज करते हैं, जो तुमने देखा था स्टेज। टीएनएम सिस्टम एक्चुअली में क्या हो जाएगा, स्टेज देखने के लिए। जैसे कहते हैं ना कि चौथे स्टेज का कैंसर हो गया, अक्सर तुम सुनते होगे कि तुम्हारे आसपास जो होता है चौथे स्टेज का हो गया, नहीं ठीक होगा, वो यही चीज है, स्टेजिंग सिस्टम। और एंडोमेट्रियम में क्या हो जाएगा, हिस्टोलॉजिकल हो जाएगा, बाकी सब चीजें देख सकते हो। अब जो है ना आर्तव होता है, तो आर्तव को मैंने तुम लोगों को डिफरेंस बता दिया था कि कौन सा आर्तव का अमाउंट कितना होता है, तो अलग अलग जगह देते हैं। एक लगभग अपना अंदाज बना के चलना कि 20 से 50 ml की रेंज के बीच में होता है, 20 से 50 ml। अब डिपेंड क्या करता है कि कहाँ का पेपर है। गर्म रीजन में जाओगे तो वहां पे थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल ब्लड का अमाउंट बढ़ जाएगा, ठंडे रीजन में जाओगे तो हो सकता है मेंस्ट्रुअल ब्लड का अमाउंट घट जाता हो। एक सर ने ऐसा बताया था, वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हो सकता है कि ऐसा उनका ऑब्जर्वेशन रहा हो। फिर इसके चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो ओवरी पढ़ लिया अपन ने, फॉलोपियन ट्यूब पढ़ लिया, फिर यूट्रस पढ़ लिया। अब देखते हैं वेजाइना। तो वेजाइना का डेवलपमेंट किससे होता है, यूरोजेनिटल साइनसेस। तो वेजाइना क्या है, एक हॉलो ट्यूब है। तो जो ट्यूब है वो साइनस से ही डेवलप होगी। तो यूरोजेनिटल कहने वाला है यूरिन का, जेनिटल का जो एक साइनस होगा उससे ही डेवलप हो गया वेजाइना। ठीक है, कोई रखने की चीज नहीं है। अब इसमें जो क्वेश्चन बनता है, इसमें दो चीज बनती है। जब यहाँ पे सर्विक्स जाती है, वेजाइना जाता है, तो उसमें एक एंटीरियर पोर्शन आता है, एक पोस्टीरियर पोर्शन आता है। तो तुम खुद देख रहे हो कि यूट्रस थोड़ा सा आगे की तरफ झुका हुआ है। दोबारा ज्वाइन करना भी, यूट्रस आगे की तरफ झुका है। अब देखो ऐसे कोई चीज, ऐसे स्ट्रक्चर लगा है, देखो हाथ दिख रहा है, ये वाला कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा, और ये वाला कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊपर से घूम को इसको कवर करना ना। जैसे अपनी गर्दन देखो, तो गर्दन सामने से देखोगे तो 8 सेंटीमीटर आएगी, लेकिन पीछे से देखोगे तो 10 सेंटीमीटर आएगी। समझ गए गर्दन के पोर्शन से। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो एंटीरियर वेजाइनल वॉल होती है कितनी होती है, तो 8 से एंटीरियर 8 से 8 भी याद रख सकते हो। और जो पोस्टीरियर होगी वो थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि पीछे से आके ऐसे कवर करना है, देखो ऐसे। एंटीरियर 8 हो जाएगा और पोस्टीरियर 10 हो जाएगा। समझे, ये 8 और ये 10। ये क्वेश्चन कई बार आया है। टेम्परेचर कितना होता है, 98। एक क्वेश्चन है बीएचयू का ही बड़ा फेवरेट क्वेश्चन उनका, पैग सेल्स। तो पूछा जाता है कि पैग